हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने PYQ सीरीज़ शुरू की हुई है नेट के एग्ज़ाम की 2021 ईयर की, तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो चेक की होगी, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आप अभी तक नहीं चेक की है वो वीडियो, तो एक बार आज जाकर वो वीडियो देखिए। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और टॉपिक्स भी मेनली वही हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, PYQ ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1 है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय थॉर्नडाइक। एंड स्टेटमेंट 2 है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय इवान पावलोव। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 4 लर्निंग थ्योरी है हमारी क्लासिकल, उसमें 4 थ्योरी थी मैच द फॉलोइंग में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी है और कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है। ऐसी लर्निंग, वो कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी में नहीं आती, बट बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज हैं। तो वैसे ही इन्होंने नेम वाइज पूछे हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने नहीं दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमारी BF स्किनर ने दी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो थॉर्नडाइक ने दी थी वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी और ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय BF स्किनर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय इवान पावलोव। हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने ही दी है, जिसमें डॉग वाला एग्जांपल यूज़ हुआ है कि डॉग की कैसे कंडीशनिंग होती है कि पहले उसके सामने जो है खाना आता है, बेल बजा के खाना आता है तो उसकी सलाइवा आनी शुरू हो जाती है। तो फिर धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग हो जाती है ऐसा कुछ करके कि बेल बजने के बाद ही उसकी सलाइवा आनी शुरू हो जाएगी, भले ही खाना ना आए। तो वो कंडीशनिंग हो जाती है उस डॉग की। तो वो एग्जांपल यूज़ किया है इवान पावलोव ने। तो क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय इवान पावलोव। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें गिवन है ह्यूमन एबिलिटीज एज पर गार्डनर थ्योरी, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर बेस है। और जो लिस्ट 2 में हमें स्किल्स गिवन है। फर्स्ट लिस्ट में हमें गिवन है ए से लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज की बात होगी, भाषा की बात होगी। सेकेंड है लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल का मतलब है कि जो है वहाँ पे लॉजिकल मीन्स कहीं ना कहीं रीजनिंग की बात होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात होगी। सी से म्यूजिकल मैथमेटिकल, सी से म्यूजिकल। म्यूजिकल मतलब कि टोन की बात होगी, म्यूजिक की बात होगी, रिदम की बात होगी। और नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट मतलब कि एनिमल प्लांट्स जो है हमारा नेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा इसमें। तो फर्स्ट है लिंग्विस्टिक। अब इसके रिगार्डिंग अब चेक करेंगे स्किल क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट हमें गिवन है एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड प्रोड्यूस रिदम, टोन, पिच एंड टिम्बर। तो देखो रिदम और टोन, पिच ये सब किस में यूज़ होगा, म्यूजिक में यूज़ होगा। तो मतलब सी का हमारा बन गया 1, सी का 1 हो गया। उसके बाद है हमारा सेकंड, एबिलिटी टू हैंडल अ लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग एनालिटिक कैलकुलेशन, ये हमारा कहाँ रहेगा, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल में। तो मीन्स बी का बन गया सेकंड। उसके बाद है एबिलिटी टू रिकोगनाइज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट को समझना, उनको पहचानना, रिकोगनाइज मीन्स पहचानना, और एनिमल्स को पहचानना। ये योग्यता कब आएगी, जब कोई नेचुरलिस्ट, जब कोई जो है नेचुरलिस्ट होगा। तो डी का बन गया हमारा थर्ड। हमने स्टार्ट किया था लैंग्वेज को ढूंढने के लिए और हम बाकी सब मिलके सिर्फ एक लैंग्वेज वाला हमारा रहता है। आगे सेंसिटिविटी टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, कि यहाँ पे जो है सेंसिटिविटी मतलब आ जाती है उसमें कि वो लैंग्वेज के अलग अलग फंक्शंस को देखना शुरू कर देता है। तो वो कब होगा, जब उसमें लिंग्विस्टिक होगा। वो जब कोई लिंग्विस्टिक पर्सन होगा तो उसमें ये स्किल होगी कि वो लैंग्वेज के अलग अलग फंक्शंस को चेक कर सकता है। तो मीन्स ए का 4th रहेगा लिंग्विस्टिक, जो अलग अलग फंक्शन चेक करे लैंग्वेज के। बी का सेकंड रहेगा, ए का 4, बी का सेकंड एंड सी का 1, और नेचुरलिस्ट मीन्स रिकोगनाइज प्लांट एंड एनिमल। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए का 4, बी का सेकंड, सी का 1 एंड डी का 3rd। ये सब हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट पर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ब्रेन डेवलपमेंट अकर प्रायर टू 6 ईयर्स, कि 6 साल से पहले चिल्ड्रन के ब्रेन की, उसके दिमाग की डेवलपमेंट कितने परसेंट हो जाती है। 6 साल से पहले कितनी डेवलपमेंट हो जाती है किसी भी बच्चे के माइंड की, तो वो कितना आएगा। 25% होती है, 45, 65 और 85। तो मोस्टली केसेस में 85% जो है डेवलपमेंट हो जाती है किसी भी बच्चे की ब्रेन की 6 साल से पहले प्रायर टू 6 ईयर्स। जब वो 6 साल का होता है तो उस टाइम तक उसकी 85% तक ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है। इसी वजह से जो है, जब उन्होंने जो हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें हम चेक करते हैं कि जो प्ले एज आती है और जो है हमारी छोटी एज आती है, इनबोर्न एज है वो 2 साल तक की होती है। चाइल्डहुड एज आती है हमारी 6 ईयर्स तक की। तो 6 ईयर्स एज तक में वो लैंग्वेज बहुत जल्दी कैच करता है और वहाँ पे उसकी जो माइंड डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 85%, जहाँ पे 6 साल की उम्र तक जो है बच्चे की 85% तक की ब्रेन डेवलपमेंट, उसके दिमाग का विकास हो जाता है अप टू जो है 25%। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड वन इज रीजन। ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है हमारा। असर्शन हमें गिवन है, बीइंग जजमेंटल ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, कि किसी भी टीचर को किसी भी टीचर का जजमेंट होना, उसको जजमेंट देना एक कम्युनिकेशन का बैरियर है। तो ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि कोई टीचर अगर जजमेंटल होगा, वो निर्णय देगा, तो वो एक बहुत बड़ी बाधा है उसको उसके कम्युनिकेट करने में। और जो रीज़न है वो हमें गिवन है, फॉर इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स द टीचर शुड एक्सपोज मीन्स खुलासा करना, द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट। एक अच्छे लर्निंग आउटकम के लिए जो टीचर है वो बच्चों की इग्नोरेंस को एक्सपोज करता है। तो जो ये टीचर के ही रिगार्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट आ गया कि टीचर एक्सपोज करता है बच्चों की इग्नोरेंस को, तो वो टीचर के रिगार्डिंग नेगेटिव पॉइंट है। और हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हम जब कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें टीचर के किसी भी नेगेटिव पॉइंट को, वो नेगेटिव पॉइंट होगा तो वो भी गलत होगा हमारा आंसर, या कहीं पर टीचर को रिप्लेस किया जा रहा है तो वो भी हमारा गलत ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग असर्शन हमारा बिल्कुल रॉन्ग है कि टीचर कभी भी एक्सपोज नहीं करेगा बच्चों की इग्नोरेंस को। तो ये बी आंसर जो रीज़न हमारा रॉन्ग है बट असर्शन ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा, असर्शन ट्रू है बट रीज़न रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड्स द यूज़ ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ऐसा कौन सा टीचिंग का लेवल है जहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब हमारी सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग स्किल है, उसका हायर ऑर्डर मतलब बहुत बड़ा जो ऑर्डर है वो यूज़ होता है। तो 3 लेवल हमारे टीचिंग के होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये लेवल ऑफ टीचिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। और हमने 2020 जो PYQ किए थे वहाँ पे भी ये है टीचिंग वाला लेवल, वो बहुत रिपीट हुआ था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे यहाँ से। तो आई होप अब की बार जो एग्ज़ाम होगा अगस्त में होगा, अभी जुलाई में भी चल रहे हैं एग्ज़ाम 2022 में, तो उनमें भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होगा। तो 3 लेवल है। मेमोरी लेवल तो बहुत छोटा सा लेवल है जहाँ पे जो रूट मेमोराइजेशन चलता है, रूट मीन्स रट्टे से याद करते हैं बच्चे। अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं आती है। बट जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वहाँ पे बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यूज़ होती है, मतलब वो उनकी जो वहाँ पे रीजनिंग पावर है वो डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है। वहाँ पे स्टूडेंट का ही मेन रोल है, जो बच्चे हैं वो खुद से सीखते हैं, मतलब वो PhD वाला लेवल आ जाता है आपका, डॉक्टरी वाला लेवल है कि जो बच्चे हैं वो अपनी थिंकिंग स्किल को खुद से यूज़ करेंगे, इमेजिनेशन यूज़ करेंगे, खुद से एनालिटिक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वो आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हमारा या हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा रहता है हमारा, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वेरियस काइंड्स ऑफ थिंकिंग आर एनहांस्ड बाय पर्टिकुलर मोड ऑफ टीचिंग। थिंकिंग की बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे काइंड्स होते हैं जो अलग अलग टीचिंग के मॉडल से इन्हांसमेंट्स बढ़ाए जाते हैं भी, कि अलग अलग टीचिंग के मॉडल से थिंकिंग डेवलप होती है। बट जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो इज़ वन सच मॉडल विच ट्रेन्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडक्टिवली। कंसेप्ट फॉर्मेशन एक ऐसा मॉडल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फॉर कंसेप्ट फॉर्मेशन। हमें यहाँ पे उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है कि जो कंसेप्ट फॉर्मेशन की स्टेजेस को बता पाए, जो कंसेप्ट फॉर्मेशन की स्टेजेस को बता पाए। फर्स्ट है ग्रुपिंग आइटम्स इनटू कैटेगरीज with common attributes of members and identify the topic problem, developing labels for categories, enumerating the data relevant to topic and problem। तो देखो, चाहे कोई भी मॉडल हो, कंसेप्ट फॉर्मेशन मॉडल है, कोई भी मॉडल है, उसमें सबसे पहली स्टेज क्या रही होगी कि हम कोई भी मॉडल कब क्यों डेवलप करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड प्रॉब्लम। सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस समस्या की पहचान करते हैं, उस टॉपिक की, उस विषय की पहचान करते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी कंसेप्ट फॉर्मेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज रहेगी इसकी आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड प्रॉब्लम। तो उसके बाद हमारा जो बी है, तो बी फर्स्ट स्टेज में रहेगा। फर्स्ट स्टेज में बी है तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड में से एक है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो ए एंड डी है फर्स्ट स्टेज पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं आएगा इसका आंसर, सेकंड थर्ड में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है, जब टॉपिक हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो अभी ए पॉइंट में हमें गिवन था ग्रुपिंग आइटम्स इनटू कैटेगरीज विथ कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ मेंबर। तो कैटेगरीज में हम बाद में डिवाइड करेंगे। उसके बाद सी पॉइंट में डेवलपिंग लेबल्स टू इनटू फोर कैटेगरीज। तो कैटेगरीज को लेबल भी बाद में, वो तो बिल्कुल एंड में, जब हम आइटम्स जो है ग्रुपिंग कर देंगे कैटेगरीज में, उसके बाद लेबल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद डी है इन्यूमरेटिंग द डाटा रेलिवेंट टू टॉपिक एंड प्रॉब्लम। तो हम उसके बाद, अभी टॉपिक जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक के प्रॉब्लम के रेलिवेंट जो भी डाटा होगा उसको देखेंगे। तो मतलब कि बी के बाद क्या आएगा हमारा, डी आएगा। बी सबसे पहले टॉपिक डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसके रेलिवेंट डाटा देखना, बी के बाद डी। उसके बाद ए आएगा हमारा कि हमने, क्योंकि देखो ए और सी सीक्वेंस पहले से हमने बना के रखे थे कि लेबल्स हम बाद में प्रोवाइड करेंगे, पहले उनको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो बी डी हमारा कंफर्म हो गया है। उसके बाद ए आएगा कि उनको कैटेगरीज में ग्रुप करना, उन जो आइटम्स हैं अभी तक हमने जो डाटा इकट्ठा किया उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। मीन्स जैसे जैसे डाटा हमने इकट्ठा किया है उनकी जो उनकी कॉमन एट्रीब्यूट्स, जो उनकी कॉमन विशेषताएं हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके आइटम्स को ग्रुप बना के उनको एक कैटेगरी बना देना। तो वो हमारा कैटेगरीज डिवाइड करता है। मैं ऑप्शन में थर्ड स्टेज हमारी ये रहेगी। उसके बाद लास्ट आएगा हमारा डेवलपिंग लेबल्स फॉर कैटेगरीज। जब हमने सबको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, सबको कैटेगरीज बना दिया, तो उसके बाद हम हर कैटेगरी के लिए एक लेबल डेवलप करेंगे। तो ए के बाद आएगा हमारा सी। तो हमारी जो है सीक्वेंस बन गई, पहले बी टॉपिक को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद डी उस टॉपिक के रेलिवेंट डाटा को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ए जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उनकी कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर उनको कैटेगरी में डिवाइड करना, और उसके बाद सी उनको कैटेगरीज जो डिवाइड किया है उनको कैटेगरीज के लिए एक लेबल डेवलप करना। तो बी डी ए सी ये हमारा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, बी डी ए सी। ये नया क्वेश्चन था कंसेप्ट फॉर्मेशन का, इससे पहले 2020 में हमने क्वेश्चन नहीं देखा था कहीं भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रिस्पोंडेंट इज अवेयर ऑफ बीइंग मेजर्ड देन इट्स इफेक्ट ऑन इट्स बिहेवियर इज आइडेंटिफाइज एज। कि जब एक रिस्पोंडेंट है, जब एक रिस्पोंडेंट अब जागरूक है कि उसने क्या मापा है, क्या वो कैसे मेज़र किया जाता है, तो उसके जानने के बाद, उसके अवेयरनेस के बाद जो उसके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं। जब एक रिस्पोंडेंट जो उसने मेज़र किया है उसके बारे में वो अवेयर है, जागरूक है, तो उसके बिहेवियर पे उस पड़ने वाले इफ़ेक्ट को हम क्या कहेंगे, जो उसके व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे।
सेल्फ कॉन्शियस कहेंगे, रिएक्टिविटी कहेंगे, आर्टिफिशियलिटी कहेंगे, आइडेंटिटी फैक्ट कहेंगे। तो देखो आइडेंटिटी इफेक्ट तो होएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जो है किसी पर्सन की आइडेंटिटी से इफेक्ट करता है, वो बिहेवियर पे नहीं जाता। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। आर्टिफिशियली भी नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल जब कुछ कृत्रिम चीज़ है बट ये नेचुरली बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्शियस अलग ही टर्म हो गई हमारी। तो हमारे पास क्या बच गया, रिएक्टिविटी। मीन्स वो वैसे रिएक्ट करेगा, जैसे उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, जैसा उसके बिहेवियर पे इफेक्ट आएगा, तो वैसा ही वो रिएक्ट करेगा। जैसे कि अभी किसी भी पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, वो कुछ किसी से देख के कुछ सीखता है, तो जो वो सीखेगा वो वैसा ही वो रिएक्ट करेगा। अगर उसके बिहेवियर में चेंज पॉजिटिव है तो वो सबको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, अगर उसके बिहेवियर में चेंज नेगेटिव है तो सबको वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। रिएक्टिविटी कि जब किसी रिस्पोंडेंट को उसकी मेजर के बारे में अवेयर होता है वो, तो उसके बिहेवियर पर जो प्रभाव पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है, उसको हम कहेंगे रिएक्टिविटी। मीन्स जैसा उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, जो इफेक्ट पड़ेगा, वही उसकी वो वैसा ही वो रिएक्ट करेगा। तो मीन्स ये रिएक्टिविटी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। इनमें से लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। हमने डिफाइन किए थे टॉपिक्स में, फुल डिस्कस किया हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, कि 3 मेथड्स है टीचिंग के, लर्नर सेंटर्ड हैं, टीचर सेंटर्ड हैं, और एक हमारे होते हैं जो मिक्स होते हैं, मीन्स जिसमें लर्नर सेंटर्ड भी हैं और वो टीचर सेंटर्ड भी हैं। तो इसमें ए है एक्टिव लर्निंग, बी है कोऑपरेटिव लर्निंग, सी है इंडक्टिव लर्निंग एंड इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, और डी है पैसिव लर्निंग। तो देखो पैसिव लर्निंग तो लर्नर सेंटर्ड में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो लर्नर सेंटर्ड है मीन्स वो लर्नर सेंटर्ड है, तो लर्नर का ही मेन रोल है, उसमें लर्नर ही सीखेगा। और अगर लर्नर ही पैसिव हुआ, वही सुस्त हुआ, तो वो कैसे सीखेगा। तो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में पैसिव लर्निंग तो हो ही नहीं सकता। तो मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, वो तो आएगा ही नहीं। और ऑप्शन नंबर डी, इसमें 3 ऑप्शंस में है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों जो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हमारे, तीनों ही ऑप्शन खत्म हो गए, डी 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 तीनों में ही है। एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वैसे हम अगर चेक करें तो एक्टिव लर्निंग भी लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड है तो मीन्स लर्नर वहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होगा हर काम में, लर्निंग में। कोऑपरेटिव लर्निंग लर्नर सेंटर्ड है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग हमने डिस्कस किया था, वो तो पार्ट है ही, मीन्स कोऑपरेट करना, ग्रुप्स में काम करना। और सी इंडक्टिव टीचिंग, इंडक्टिव टीचिंग का मतलब है कि जो टीचिंग है वो इंडक्टिव है, मतलब कि वो स्पेसिफिक टू जनरल सीखता है। कोई चीज़ स्पेसिफिक उसने देखी, जैसे कि जो है न्यूटन, उसने देखा कि सबसे पहले कोई सेब गिरा, तो उस स्पेसिफिक चीज़ को उसने जनरलाइज किया कि एक ये तो है लॉ है, तो फिर वो जनरल हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी एंड सी। तो लर्नर सेंटर्ड रहेंगे हमारे एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कैरेक्टराइज हाजर्ड। हाजर्ड मीन्स खतरनाक। वेस्ट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इनटू अकाउंट। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे खतरनाक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब जो खतरनाक वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। तो ए है कंडक्टिविटी, बी है इग्निटेबिलिटी, और सी है कोरोसिविटी, डी मैग्नेटिव ससेप्टिबिलिटी, और ई है रिएक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिव ससेप्टिबिलिटी ये अलग ही चीज़ है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सी एंड ई। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इंटीग्रेबिलिटी का मतलब होता है, इग्निटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो विज्ञापन मुक्त मीन्स जो ऐड नहीं होते जिनमें, तो वो वाली है ये। और कोरोसिविटी और रिएक्टिविटी हमने पढ़ा ही था कि रिएक्टिविटी मीन्स वो वाली रिएक्टिविटी जहाँ पे किसी पर्सन के बिहेवियर में इफेक्ट पड़ता है, जब वो कोई चीज़, जब कुछ उसको मेज़र करना आ जाता है, जब उसको पता है कि मैंने क्या मेज़र किया है, फिर उसको मेज़र करने के बारे में जब वो जागरूक है, तो जो उसके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है उसको हम रिएक्टिविटी कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी, सी एंड ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिरिकल स्टडीज हैव शोन दैट द वुमेन स्टूडेंट्स आर अंडर represented in the disciplines such as science, technology, engineering, mathematical. Its possible reason could be, एम्पेरिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जो वुमेन स्टडीज़ हैं वो इनको मतलब इनमें अंडर वुमेन स्टूडेंट्स को
रिप्रेजेंट किया गया है डिसिप्लिन में, इन डिसिप्लिन्स में, जैसे कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, इनमें वुमेंस को ज़्यादा, वुमेन स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब उसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या हैं। तो इसमें ए लिखा हुआ है कि वुमेन स्टूडेंट्स डू नॉट फील कंफर्टेबल विद एस टी एम सब्जेक्ट्स, कि जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं वो इन सब्जेक्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बी है वुमेन स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सेल इन एस टी ई एम सब्जेक्ट। देखो सबसे पहली बात, इन्होंने क्वेश्चन क्या पुट किया, इन्होंने क्वेश्चन पुट किया कि वो क्यों ये सब्जेक्ट्स में, इन सब्जेक्ट्स को वुमेन ही क्यों रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखो अगर वुमेन स्टूडेंट्स उन सब्जेक्ट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। मतलब जो ए ऑप्शन, ए जो इसमें स्टेटमेंट गिवन है वो हमारे क्वेश्चन के साथ नहीं जा रही है। क्वेश्चन में पूछा है कि वो उनको रिप्रेजेंट करती हैं, और ऑप्शन जो स्टेटमेंट में बोला गया है कि इनको रिप्रेजेंट करती है, बट स्टेटमेंट ए में बोला गया है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हैं। तो ए इसमें नहीं आएगी ये स्टेटमेंट। बी है वुमेन स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सेल इन एस टी एम सब्जेक्ट्स, तो वो भी नहीं है। एंड सी है वुमेन स्टूडेंट्स लैक इन एप्टीट्यूड इन एस टी एम सब्जेक्ट्स, जो वुमेन स्टूडेंट हैं वो लैक है, मतलब उनमें इतना एप्टीट्यूड नहीं है कि वो इन सब्जेक्ट्स में, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में वो कमी है। तो देखो तीनों ही जो स्टेटमेंट है ए बी सी वो हमारे क्वेश्चन के साथ नहीं जा रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि वो इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट स्टेटमेंट ए बी सी बोल रहे हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट हमारी वहाँ नहीं जा रही हैं। उसके बाद डी है वुमेन स्टूडेंट्स फेस थ्रेट्स ड्यू टू नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप मीन्स जो ये धारणाएं बनी हुई हैं। तो जो वुमेन स्टूडेंट्स को थ्रेट मीन्स जो थ्रेट्स, धमकियाँ टाइप लगा लो, उनको फेस करना पड़ता है इन नकारात्मक धारणाओं की वजह से। और ई है वुमेन स्टूडेंट्स आर नॉट इनकरेज्ड बाय पेरेंट्स टू जॉइन एस टी एम सब डिसिप्लिन्स, और वुमेन स्टूडेंट्स को इन डिसिप्लिन्स में इनक्रेज भी नहीं किया जाता पेरेंट्स के द्वारा कि वो इस सब्जेक्ट लें। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उनको रिप्रेजेंट भी नहीं, उनको इनक्रेज भी नहीं किया जाता। तो ये भी एक रीज़न है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी एंड ई। डी एंड ई आर द करेक्ट आंसर, डी एंड ई। क्योंकि देखो इन्होंने पूछा कि वो क्यों रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिर क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो जो फर्स्ट तीन है ए बी सी, वो तीनों ही वुमेन के बारे में नेगेटिव हैं, कि वुमेन है वो उनमें कमी है, या वो एक्सेल नहीं कर सकती, जो, या फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ये सब्जेक्ट्स नहीं लेती बिकॉज नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, या उनको इनक्रेज नहीं किया जाता। तो इसी वजह से ये इसका आंसर आ जाएगा डी एंड ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टू स्टेटमेंट्स गिवन है हमें, और एक असर्शन है, एक रीज़न है। तो असर्शन हमें गिवन है यहाँ पे, द पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द टीचर इज़ नेसेसरी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। अगर किसी टीचर से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। वो तो बात सही है कि अगर आपको कोई अच्छा फीडबैक देगा कि शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उससे जो बच्चा है वो मोटिवेट होगा। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद इसका रीज़न है, कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म ऑफ स्टूडेंट्स इज़ द बेस्ट मेथड टू मेक देम रियलाइज पॉजिटिव आउटकम इन देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज। कि जो अगर हम किसी बच्चे की कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना करते रहें तो उससे बच्चे की नॉलेज में पॉजिटिव आउटकम आएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी बच्चे की हम कंटिन्यूसली उसको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे कि आपने गलत किया, आपने गलत किया, तो फिर वो मोटिवेट तो होकर नहीं, उसके रिजल्ट में पॉजिटिव आउटकम तब आएंगे जब वो खुद से मोटिवेट होगा। बट उसको यहाँ पे क्रिटिसिज्म मीन्स उसके उसकी आलोचना हो रही है तो वो क्रिटिसाइज होगा, वो यहाँ पे डीमोटिवेट होगा, तो उसकी नॉलेज में पॉजिटिव आउटकम आने की बजाय वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जैसा वो करता है अब आगे से वो वैसा भी नहीं करेगा, बिकॉज उसको कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो रीज़न हमारा प्रॉपरली फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी बच्चे को मोटिवेट करना है। अगर उसने काम गलत किया है तो उसको हमने क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बल्कि हमें उसको बताना है कि आपने कहाँ गलत किया है, और उसको मोटिवेट करना है कि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करे। बट क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अ बेस्ट ऑप्शन। तो रीज़न हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका आंसर आ जाएगा, असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द थ्री डिसीजन ट्रैप्स परटेन टू पर्सनल क्वालिटीज़। इनमें से ऐसी कौन से डिसीजन ट्रैप्स जो हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ से रिलेट करते हैं।
फ्रेम ब्लाइंडनेस, पहली बात तो ट्रैप्स मीन्स जाल, कि ऐसे कौन कौन से इसमें निर्णायक जाल हैं, मतलब ऐसे कौन से जाल हैं जो हमारी पर्सनल क्वालिटी की वजह से हैं। तो फर्स्ट है फ्रेम ब्लाइंडनेस। फ्रेम ब्लाइंडनेस मतलब पूरे फ्रेम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो आपकी किसी पर्सनल क्वालिटी से रिलेट नहीं करता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ आवर पर्सनल क्वालिटी, वो हमारी क्वालिटी नहीं है, बल्कि वो तो एक नेगेटिव ही पॉइंट है। और कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अ रॉन्ग। तो बी इसमें एक जाल ही है, बी इज़ ऑप्शन है। ओवर कॉन्फिडेंस एक ट्रैप ही है जो पर्सनल क्वालिटी में है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, एक तो बी पॉइंट आ जाएगा। सी है टेकिंग शॉर्टकट। शॉर्टकट लेना भी अच्छी बात नहीं है, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जहाँ आपको प्रिपरेशन 3 मंथ्स करनी चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं वो 3 डेज़ में कंप्लीट कर लूँ, तो वो शॉर्टकट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इतनी जल्दी हो ही नहीं सकती, या फिर जो सिलेबस आप 3 मंथ्स वाला 3 डेज़ में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो शॉर्टकट नहीं हो सकता, हर काम का शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो मीन्स सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, वो आपकी पर्सनल क्वालिटी में ट्रैप ही है, कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं वो शॉर्टकट में ही वो एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। डी है बीइंग अनसिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक ना होना, तो वो भी एक गलत बात है, कि अगर मैं सिस्टम से काम नहीं करती हूँ तो वो भी एक गलत बात ही है। एंड ई है नॉट कीपिंग रिकॉर्ड, तो ये पर्सनल क्वालिटी की में नहीं आता है, तो ये आ जाएगा हमारा बी सी डी। 3 ही ऑप्शन है इसमें, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, एक टेकिंग शॉर्टकट, और एक बीइंग अनसिस्टमेटिक। तीनों ही हमारे एक पर्सनल क्वालिटी में ट्रैप हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी सी एंड डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम फॉर द टाइप ऑफ चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल दैट एक्सप्रेसेस क्राइटेरिया ऑन सम पॉइंट स्केल टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट। ऐसे चेकलिस्ट का नाम हमें बताना है, रेटिंग स्केल का नाम बताना है, जो किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, कि किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस क्वालिटी कितनी है, तो उसका नाम क्या है, उस रेटिंग स्केल का नाम क्या है। तो उस रेटिंग का स्केल का नाम होता है रूब्रिक्स। ये हमें कुछ वर्ड से याद ही करने होते हैं। रूब्रिक्स, रूब्रिक्स एक ऐसा रेटिंग स्केल है जो बच्चे की परफॉर्मेंस क्वालिटी को डिटरमाइन करता है इन पॉइंट स्केल में, कि कितनी उसकी क्वालिटी है। जैसे होता है ना कि 0.5, 5, 5.7, तो पॉइंट स्केल के अंदर एक रेटिंग स्केल में बच्चे की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, रूब्रिक्स विच डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फ्री वर्जन ऑफ गूगल मीट थ्रू योर पर्सनल जीमेल गूगल अकाउंट यू कैन रिकॉर्ड योर सेशंस क्लास। जब गूगल मीट का फ्री वर्जन हो, तो आप अपनी क्लास को, सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल अकाउंट्स को पर्सनल ईमेल के ज़रिए। उसके बाद ये तो ऐसा तो है नहीं कि गूगल मीट में आप कुछ सेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर अपनी पर्सनल जीमेल गूगल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्री वर्जन में। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड है, टू जॉइन एन ऑनलाइन क्लास सेशंस कंडक्टेड वाया गूगल मीट यू नीड टू लॉप एंड टू योर गूगल अकाउंट। तो ये बिल्कुल बात सही है, कि जैसे हमने कोविड में ऑनलाइन क्लासेस जब लगाई थी, तो जब अगर आपको गूगल मीट के वाया कोई क्लास ज्वाइन करनी है, तो आपको एक गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है। तो उसके बिना आप कोई भी गूगल मीट पे क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे आप कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने पर्सनल जीमेल से या फिर गूगल अकाउंट से फ्री वर्जन में। तो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेंटल प्रोसेस दैट असिस्ट लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग बाय इंटरनलाइजिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग द कॉन्टेक्ट टू बी लर्नड। कि ऐसी मेंटल प्रोसेस का नाम क्या है जो लर्नर्स को रिफ्लेक्ट करता है, कि उन्होंने उनकी लर्निंग, उनकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, कि उन्होंने क्या सीखा है, क्या समझा है, क्या रिकॉल किया है, मीन्स क्या याद किया है, जितना उन्होंने सीख लिया है, टू बी लर्नड, जो उन्होंने याद कर लिया, जो उन्होंने सीख लिया है, उनको उन्होंने वापस कितना रिकॉल किया है। तो ऐसी मेंटल प्रोसेस का नाम क्या है। तो मेंटल प्रोसेस का नाम है यहाँ पे देखो मेटाकॉग्निशन। एक मिनट छोड़ो, रूब्रिक्स हमें पता है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस की क्वालिटी चेक होती है, तो रूब्रिक्स तो आएगा नहीं। पहली बात तो वो एक रेटिंग स्केल है,
तो सेकेंड नहीं आएगा ऑप्शन। पीयर ट्यूटरिंग मीन्स जहाँ पे आप एक ग्रुप में बना के ग्रुप में पढ़ते हैं, तो वो पीयर ट्यूटरिंग के अंदर आता है। तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं है। डी ब्रीफलिंग भी नहीं है। और उसके बाद हमारा बच गया मेटाकोग्निशन। तो मेटाकोग्निशन करेक्ट आंसर है वैसे इसका। बट मेटाकोग्निशन होता है कि वो मेटाकोग्निशन सिंपल इज डिफाइंड एज थिंकिंग फॉर थिंकिंग या थिंकिंग बाय थिंकिंग। जब हम जो हमने सोचा हुआ है उसके ऊपर भी हम दोबारा सोचते हैं, जो हमने समझा हुआ है, जो हमने रिकॉल कर लिया है, जो हमने इंटरलाइज कर लिया है, उसको भी हम वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको वापस उसके ऊपर वापस थिंकिंग करते हैं, तब हमारा क्या होता है मेटाकोग्निशन। थिंकिंग बाय थिंकिंग, थिंकिंग फॉर थिंकिंग, जो हमने सोचा हुआ है उसके ऊपर वापस सोचना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मेटाकोग्निशन। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, मेटाकोग्निशन। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इजीली वहाँ से चेक कर सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर शुड इंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रूट मेथड। जो टीचर है वो इंश्योर है कि हम लर्निंग को शिफ्ट कर सकते हैं रूट मेथड से। रूट मेथड मतलब कि जो हमारी लर्निंग है, जो जब हम लर्निंग करते हैं रट्टे से, रूट मेथड मीन्स जब हम रट्टे से रट्टा लगाते हैं किसी भी चीज़ का, तो टीचर कहता है कि हम इंश्योर है कि हम उस लर्निंग को रूट मेथड से शिफ्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि टीचर चाहता ही है कि बच्चे लर्निंग रूट मेथड से ना करके कंसेप्ट समझे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है, द टीचर शुड कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो टीचर है वो बच्चों की नॉलेज को कनेक्ट करता है स्कूल से बाहर भी, जैसे वो स्कूल्स के बाहर जो नॉलेज है उनसे कनेक्ट करता है, सोसाइटी से कनेक्ट करता है, उनके कल्चर से कनेक्ट करता है। तो स्कूल से बाहर की जो लाइफ है उस स्कूल से बाहर के से भी वो कनेक्ट करता है बच्चों की नॉलेज को। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट फ्रंट सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन। कि जो बच्चे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, मतलब जिनको जो है सोशियो इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो फिर उनको किस ऑर्डर में हमें किस तरह से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो हायर एजुकेशन ले सकें। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए सिर्फ, या उनको ओनली फाइनेंशियल या एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, या उनको अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी के बारे में बताना चाहिए, या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर हमें उनको करियर काउंसलिंग ही देनी चाहिए जिससे कि वो हायर एजुकेशन में जा सकें। सो सिर्फ करियर काउंसलिंग से उनका जो बैकग्राउंड है, जो सोशो इकोनॉमिक है, वो उनका सॉल्व नहीं हो जाएगा। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज़रूरी है, उनको एकेडमिक सपोर्ट भी ज़रूरी है, और उनको अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी बारे में बताना ज़रूरी है। टेक्निकल सपोर्ट को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर उनको करियर काउंसलिंग उनके पास है कि उनको क्या करना है, तो फिर वो अपने आप सीख जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए बच्चों को जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, और उनको एकेडमिक सपोर्ट भी चाहिए, उनको अफर्मेटिव पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, उनको करियर काउंसलिंग भी चाहिए कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी एंड ई ओनली इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर। इनमें से अडल्ट लर्नर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है सोशियोलॉजी का ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, एक है हमारे इंक्रीज्ड फोकस ऑफ एक्टिविटीज़ विद पीयर ग्रुप, एक एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, एक है हमारा एबिलिटी टू एक्ट रैशनैलिटी, एक है लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल। तो इनमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अडल्ट लर्नर की है, तो उनकी ग्रोथ के बारे में बच्चों की लर्निंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं है, ए स्टेटमेंट नहीं आएगी। उसके बाद उनका इंक्रीज्ड फोकस ऑफ एक्टिविटीज़, कि वो पीयर ग्रुप के साथ कितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनकी लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता ये, कि उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो पीयर ग्रुप के साथ तो उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी, तो बी पॉइंट भी नहीं आएगा। सी है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज़ नेसेसरी, क्योंकि अगर कोई एडल्ट लर्नर है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल रखेगा, वो सेल्फ कंट्रोल रखेगा कि मुझे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, कितना सीखना है, तो वो अपने जो सेल्फ कंट्रोल है वो अडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सी आएगा। उसके बाद डी है एबिलिटी टू एक्ट
रैशनैलिटी, रैशनैलिटी मतलब वो समझदारी से काम करेगा, उसमें समझदारी से काम करने की योग्यता है, तो वो भी अडल्ट लर्नर है। क्योंकि अडल्ट लर्नर में कोई बच्चा तो है नहीं कि वो ऐसे ही ना समझी में कोई ये करेगा, तो मीन्स उसमें रैशनैलिटी है, वो समझदारी से ही कुछ ना कुछ सीखेगा, उसमें योग्यता आ जाएगी कि वो समझदारी से सीखे। तो सी एंड डी। और ई है कि उसकी जो लर्निंग है वो इंडिपेंडेंट होगी गाइडेंस और कंट्रोल के रिलेशन में, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी एंड डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। देखो ये क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेवल ऑफ टीचिंग ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का देखो हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो एरिया बढ़ता है, इमेजिनेशन बढ़ता है, लॉजिकल एनालिटिक थिंकिंग बढ़ती है, तो ये सब इंक्रीजिंग हमारा काम होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमें टू इम्पार्ट नॉलेज टू लर्नर, सिर्फ नॉलेज देना, वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में नहीं आएगा, ऑप्शन फर्स्ट नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड है टू मेक स्टूडेंट रिलेट फैक्ट, फैक्ट और प्रिंसिपल हमारे आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में, कंसेप्ट को समझना समझाना। फोर है टू इनकरेज स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज इन सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशन, तो बच्चों को इनकरेज करना कि वो नॉलेज को अप्लाई करें उस सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में, तो भी हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल पर नहीं आता। रिफ्लेक्टिव लेवल में हमारा आता है कि बच्चों के लर्नर्स में इंसाइट डेवलप करना कि वो कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन बच्चों में इंसाइट मीन्स अंदर की जो भावना है वो जागृत करना, उनको डेवलप करना कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एक असर्शन रीजन है। असर्शन हमें गिवन है ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर लर्नर, जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है लर्नर के लिए, तो वो बात सही है। क्योंकि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है मीन्स जहाँ पे लर्नर खुद एक्टिव है काम करने के लिए, तो वो अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा लर्नर के लिए। रीज़न है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच डज नॉट एक्नॉलेज द नीड ऑफ लर्नर एज सेंट्रल टू लर्निंग एक्सपीरियंस, जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो एक्नॉलेज मतलब नॉलेज में नहीं लेता है कि उस बच्चे की उस लर्नर की नीड कितनी है। तो ऐसा ऑप्शन जो रीज़न है हमारा इनकरेक्ट है। रीज़न इनकरेक्ट है बिकॉज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में लर्नर की नॉलेज कितनी है, उसकी नॉलेज की नीड कितनी है, वो भी लर्नर की नीड कितनी है, लर्नर की लर्निंग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, तो वो भी नॉलेज में होना ज़रूरी है। तो रीज़न हमारा इनकरेक्ट है बट असर्शन हमारा ट्रू है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो असर्शन है वो ट्रू है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बेस्ट एक्सपीरियंस है लर्नर के लिए, बट उनकी लर्नर की नीड को नॉलेज में ना लेना, उनको एक्नॉलेज करना, वो जो है रीज़न हमारा इनकरेक्ट है, रीज़न फॉल्स है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिम्बल्स, जैसे कि वर्ड्स, गेस्चर, साइंस, इमेजेस आर अकोम्प्लिश्ड इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो प्री ऑपरेशनल पीरियड है, क्योंकि इसमें जो है 4 डिफाइन स्टेजेस पियाजे के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारी थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन्होंने बोला है कि प्री ऑपरेशनल पीरियड में जो बच्चा 2 से 6 ईयर्स की उसकी एज होती है, तो उस टाइम पीरियड में वो सिंबल्स यूज़ करता है, सिंबल्स यूज़ करना सीख जाता है, वर्ड्स यूज़ करना सीख जाता है, गेस्चर्स यूज़ करना सीख जाता है। तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो 2 से 6 साल की जो उम्र होती है उसमें बच्चा साइंस यूज़ करना सीख जाता है, अपनी फ़ोटोज़ को यूज़ करना सीख जाता है, सिंबल्स को यूज़ करना सीख जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पे जो बच्चा मेनली एनिमेशन से सीखता है, मतलब जैसे एनिमेशन होगी वैसा ही वो एनिमेशन से सीखना शुरू कर देता है वहाँ पे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है अकॉर्डिंग टू पियाजे प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू इगोसेंट्रिक, प्री ऑपरेशनल स्टेज में इगोसेंट्रिक की तरफ जाने की बच्चा है वो इगोसेंट्रिक की तरफ नहीं जाता है, तो वो गलत है। इगोसेंट्रिक ही है बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इगोसेंट्रिक ही है। इगोसेंट्रिक का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो खुद को सेंटर मानता है, जैसे उसने
खुद को सेंटर माना कि मुझे अगर चॉकलेट पसंद है तो बाकी बच्चों को भी चॉकलेट ही पसंद होगी। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इगोसेंट्रिक ही है। इगोसेंट्रिक मीन्स खुद को सेंटर मान रहा है वो, कि अगर मुझे बॉल पसंद है तो सभी को बॉल पसंद होगी, मुझे क्रिकेट पसंद है तो सभी को क्रिकेट ही पसंद होगा। तो मीन्स वो इगोसेंट्रिक है यहाँ पे, कि उसका जो खुद को ही वो सेंटर मान के दुनिया को देखता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है वो इगोसेंट्रिक है। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें एक असर्शन और एक रीज़न है। असर्शन है स्टेटमेंट्स स्टूडेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मीडिया ऑडियंस। जो स्टूडेंट्स हैं वो मीडिया ऑडियंस का पार्ट नहीं होती हैं। तो असर्शन गलत है, स्टूडेंट्स भी मीडिया ऑडियंस का पार्ट होती हैं। रीज़न इसका दे रखा है, ड्यू टू द ऑल परवेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैव बिकम इंटरैक्टिव मीडिया यूजर्स। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं अभी मीडिया यूजर्स के साथ। तो वो बिल्कुल करेक्ट है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि बच्चे भी मीडिया यूजर्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो रीज़न ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। असर्शन फॉल्स है कि बच्चे मीडिया ऑडियंस का पार्ट नहीं है। रीज़न करेक्ट है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आज बच्चे भी इंटरेक्ट हो रहे हैं मीडिया यूजर्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेरिएबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय टीचर। कि अगर कोई टीचर कोई लेसन प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें जो वेरिएबिलिटी मीन्स जो अलग अलग तरीके से वो उसको प्रेजेंट कर रहा है, या उसकी डिलीवरिंग जो लेक्चर डिलीवर करने का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे। फर्स्ट है थिंकिंग करिकुलम, तो इसमें करिकुलम का कोई रोल नहीं है। बी ए इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जब वो लेसन को प्रेजेंट कर रहा है तो लेसन प्रेजेंट करने के दौरान जो उसकी लेक्चर डिलीवर करने में लेसन डिलीवर करने में जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसमें वेरिएबिलिटी है, मतलब वो चेंज करके अब डिलीवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, उसके इंस्ट्रक्शन में ही वेराइटी होगी। तो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इज़ द करेक्ट आंसर। और कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि समझना, अंडरस्टैंड करना, तो वो भी इससे कहीं रिलेट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन हमें गिवन है यहाँ पे, ऑल कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी आर इन प्लेस बाय द एज ऑफ 4 इन अ चाइल्ड एज डेवलपमेंट स्टेज। कि जो वर्किंग मेमोरी के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सभी के सभी आ जाते हैं बच्चे की 4 साल की उम्र तक, मतलब उनके डेवलपमेंट स्टेज में। तो वो बिल्कुल सही है क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज जब होती है बच्चे की 4 साल की उम्र तक, देखो जब 6 साल की उम्र तक मतलब 6 साल के पीरियड तक जब बच्चे का 85% माइंड डेवलप हो जाता है, तो मतलब कि 4 साल की उम्र तक 4 ईयर्स की एज में उसमें वर्किंग मेमोरीज के सारे कंपोनेंट भी आ जाते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड गिवन है, इफ़ अ चाइल्ड डजंट continue to pay attention to information, activation level weakens and finally drops to so low that the information cannot be reactivated and it disappears altogether। अगर कोई भी बच्चा है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दे रहा है कंटिन्यूसली, तो जो उसका एक्टिवेशन लेवल है, अगर कोई बच्चा है वो किसी इन्फॉर्मेशन पर अटेंशन नहीं कर रहा है, मतलब वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मतलब उसका जो एक्टिवेशन लेवल है वो वीक हो जाएगा, वो कमज़ोर होगा, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिएक्टिवेट नहीं होगी। रिएक्टिवेट मतलब काम नहीं करेगी और वो ओवरऑल क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन वो डिसअपियर मीन्स ख़त्म ही हो जाएगी। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है कि अगर कोई बच्चा है वो इन्फॉर्मेशन पर ध्यान नहीं देगा तो इन्फॉर्मेशन ओवरऑल ख़त्म हो जाएगी। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है और स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन से ये 25th, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट लिस्ट में गिवन है न्यूट्रल सिस्टम ऑफ ब्रेन, और सेकंड में टाइप ऑफ मेमोरी कि कौन सा ब्रेन का सिस्टम किस मेमोरी में आता है। एक है कॉन्शियस, एक है अनकॉन्शियसनेस, एक है मोटर स्किल और एक है ऑन एक्सपीरियंस। ऑन एक्सपीरियंस जो है मोटर स्किल, जो कॉन्शियस है वो हमारा आता है
वो हमारा आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी में, मतलब वो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आता है। और जो अनकॉन्शियस है, सीधी सी बात है कि अगर कॉन्शियस एक्सप्लिसिट मेमोरी में है, अनकॉन्शियस इम्प्लिसिट मेमोरी में होगा। अनकॉन्शियस मतलब कि वो उसमें जो हमारे आईडी वाली स्टेज है कि वो इतना अनकॉन्शियस मतलब इतना नहीं देखता किसी भी चीज़ को, तो इम्प्लिसिट मेमोरी है। मोटर स्किल हमारी प्रोसीडर मेमोरी में आती है और ओन एक्सपीरियंस हमारा एपिसोडिक मेमोरी में आता है। तो ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का फोर है। तो इसके अब हमारा है टाइप ऑफ मेमोरी, न्यूट्रल सिस्टम ऑफ ब्रेन। में अलग से टाइप का क्वेश्चन आया था आपकी बार, एक शिफ्ट में ही था ये वाला क्वेश्चन हमारा। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से भी क्वेश्चन पुट किए थे आपकी बार 2021 में। तो आज हमने डिस्कस किए टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। कुछ डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। 25 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर आया, आपके कितने मार्क्स आए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जाइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।